मैं नीतीश कुमार मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम पल्लव और उनके प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। पल्लवों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के मध्य विवाद है। माना जाता है कि पल्लव सातवाहनों के सामंत थे, परंतु उनके पतन के पश्चात उन्होंने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली और अपनी राजधानी को कांची स्थापित किया। 350 से 575 एडी के मध्य अनेक राजाओं ने शासन किया है, जिसमें एक विष्णुगोप भी था, जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किंतु पल्लव शक्ति की स्थापना करने वाला जो शासक था, उसका नाम है सिंह विष्णु। आगे इसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। इसी के समय पल्लव और चालुक्यों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं संघर्ष का आरंभ भी होते हुए हम देखते हैं, जो कई वर्षों तक चलता रहता है। अंतिम पल्लव शासक अपराजय पल्लव था। इस प्रकार हमने देखा कि पल्लवों के उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद। पल्लव के प्रशासन की अगर हम बात करें तो पल्लव की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था तमिल क्षेत्र में वंशानुगत राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के तत्व विद्यमान थे। पल्लव राजव्यवस्था उत्तर भारतीय राजनीतिक आदर्शों से प्रेरित और प्रभावित भी था। पल्लव शासकों के द्वारा ली गई उपाधियां महाराज, महाराजाधिराज, अग्नि स्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ आदि से उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हो जाती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पल्लव शासकों ने ब्राह्मणवादी यज्ञों का संपादन भी किया है। इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत पल्लव शासकों ने ब्रह्मदेव देवदान के माध्यम से अपने शासन को आधार को भी मजबूत किया है। पल्लव राजत्व में दैवीकरण भी शामिल था। पल्लव राजनीतिक व्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण सभाओं का उद्भव था। पल्लव राजनीति सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ग्रामीण सभाओं का उद्भव, जिसमें प्रजातंत्र के कुछ तत्व विद्यमान थे। यह स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्व करता था, जिसकी पराकाष्ठा चोलों के यहाँ दिखाई पड़ती है। प्रशासनिक संरचना की अगर हम बात करें तो पल्लवों ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की। राजा सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राजाओं ने प्रजापालन के सिद्धांत पर बल दिया है। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, अतः उन्होंने धर्म महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की तथा वाजपेयी राजसु यज्ञों का संपादन भी किया है। प्रशासन में रानी एवं युवराज का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था। पैकुंठ पेरुमाल लेख से नंदी वर्मन की मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद को रहस्य दिक्दास कहा जाता था। पल्लव लेखों में अन्य पदाधिकारियों की भी चर्चा की गई है। महादंडनायक, गौलमिक, रक्तिक, संचरतक, मंडवस। रक्तिक जिलाधिकारी था, संचरतक गुप्तचर था, मंडवस चुंगे अधिकारी को कहा जाता था। पल्लव राज विभिन्न मंडल, कोट्टम, नाडु, ग्रामों में विभक्त था। मंडल प्रांत को कहा जाता था। राज्य से का प्रमुख राष्ट्रिक होता था। कोट्टम में कमिश्नरी रूप में हम देख सकते हैं, जो देशातिक शासन का भार संभालते थे। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गांव की प्रशासनिक स्वायत्तता मौजूद थी। गांव का शासन चलाने के लिए ग्राम सभाएं मौजूद थीं। गांव एवं नगरों में स्वायत्तता प्राप्त नगर एवं ग्राम सभाएं थीं, जिन्हें नगरम और उर भी कहा जाता था। सामूहिक हित के प्रशासन पर विचार करने, विवाद आदि का निपटारा करने के लिए ग्रामीणों की सभा आयोजित की जाती थी। सभाएं विभिन्न हित समूहों से संबंध होती थीं, जिनमें वणिक, शिल्पी, विद्यार्थी, पुरोहित आदि की भी सभाएं थीं। ग्राम शासन का पर्याप्त प्रमाण दक्षिण भारत के अभिलेखों में मिलता है।
जिसमें 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। उर सामान्य जन की सभा थी, तो ब्राह्मणों की भी एक सभा थी जिसे नगरम कहा गया है। 3 प्रकार के सभाओं का जिक्र किया गया है। उर सामान्य जन की सभा थी, तो सभा ब्राह्मणों की सभा थी, और नगरम व्यापारियों की सभा थी। यानी उर, सभा और नगरम सिंचाई, तालाब, सड़क, मंदिर आदि ग्राम सभाओं के नियंत्रण में था। ग्राम सभा की बैठक एक विशाल वृक्ष के नीचे की जाती थी। इस स्थान को मनोरम कहा जाता था। सभा के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए कार्यकारी होते थे, जिनका निर्वाचन निर्धारित और हता वाले लोगों के बीच से लॉटरी द्वारा किया जाता, भाग्य पत्र के द्वारा किया जाता था। यानी उसकी एक क्राइटेरिया तय की गई थी, कौन व्यक्ति सभा के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। पल्लवों के पास थल एवं जल सेना भी संगठित थी। जल सेना की सहायता से सुदूर दक्षिण पश्चिम एशिया में राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी विकसित किया गया है। राज्य में कृषि एवं सिंचाई पर पूरा ध्यान दिया गया है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/6 होता था। चुंगी और उद्योग एवं अन्य व्यावसायिक समूहों के से भी कुछ कर लिए जाते थे। कुम्हार, गरेड़ियों पर भी कर लगाए जाते थे। पल्लव अभिलेखों में 18 प्रकार के करों का उल्लेख हमें मिलता है। राज्य सेना, जन कल्याण, निर्माण कार्य, दान दक्षिणा में धन खर्च करते थे पल्लव। प्रभाव की, उनके शासन के प्रभाव की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था पर ब्राह्मणवादी आदर्शों के प्रभाव ने सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन को बल प्रदान किया है। इससे आर्यकरण की प्रक्रिया को भी बल मिला है। सामाजिक संरचना के स्वरूप में परिवर्तन भी आया है। राजनीतिक व्यवस्था में ब्राह्मणवादी प्रभाव से मंदिरों के विकास एवं उसकी भूमिका पर भी बल मिला। मंदिर मात्र धार्मिक संस्था नहीं रह गए, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थान के रूप में भी उभरे हैं। पल्लवों की स्थानीय स्वायत्तता, संस्थाओं की निरंतरता अपने विकसित रूपों में चोलों के यहाँ दिखाई पड़ती है। क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उभरी एवं अंततः तक क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में ही यह शासन समाप्त हो गई। पल्लव राजनीतिक व्यवस्था में सैनिक दृष्टिकोण की भी प्रबलता रही है। अनावश्यक युद्ध भी हुए हैं, जिसमें पल्लव राज को कमजोर किया है, उनके पतन के मार्ग को प्रशस्त किया है। पल्लव चालुक्य के संदर्भ में हम देख सकते हैं, अनावश्यक युद्ध के रूप में इसे जाना जा सकता है। इस प्रकार हम पल्लव प्रशासन के रूप में हम उनके साम्राज्य विस्तार, प्रशासन में ग्रामीण तत्वों की या विकेंद्रीकरण की जो पद्धति थी, गांव की स्वायत्तता की जो बात थी, उसे हमने देखा, जो एक उस दौर में एक अकल्पनीय सा लगता है। निरंकुशता के दौर में स्वायत्तता की बात हर जगह नहीं देखी जाती है।